श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, मैं हूं सर्जना शर्मा। सन्मार्ग डिजिटल में आपका स्वागत है। हम विभिन्न विषयों पर कभी कभी मिलते रहते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं, जो देश के ज्वलंत मुद्दे। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम उस विषय पर करेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार और उनकी सीमाओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो एक नई बहस छेड़ी है, उसके ऊपर दो धड़ों में लोग विभाजित हो गए हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि जो विपक्ष है, कांग्रेस जो है, उनको तो जज पारदीवाला का ही साथ देना है। तो उन्होंने कहा है कि जो संविधान का, अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, जो संविधान का अनुच्छेद 142 है, वो न्यायपालिका की सीमाएं तय करता है और ये संविधान के अनुसार है। न्यायपालिका को भी अधिकार है कि यदि संसद कुछ ऐसा वैसा करती है या बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ऐसा करते हैं, तो न्यायपालिका उसका संज्ञान ले सकती है। लेकिन जगदीप धनखड़ का कहना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो सुपर संसद बन गए हैं? क्या वो लोकतांत्रिक ताकतों से ऊपर हो गए हैं? और क्या वो संसद के ऊपर इस तरह से मिसाइल दाग सकते हैं? क्या वो राज्यपाल या राष्ट्रपति की सीमाएं तय कर सकते हैं? दरअसल ये विवाद शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने जब तमिलनाडु के गवर्नर का एक केस सुना, तमिलनाडु के राज्यपाल बनाम केंद्र सरकार का जब एक केस सुना, तो उसमें उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी बिल पर 3 महीने तक अपना निर्णय नहीं देते हैं, तो वो अपने आप स्वयं ही एक कानून बन जाएगा। तो इसको जगदीप धनखड़ ने एक बहुत खतरनाक उनका ये फैसला बताया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से एक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संसद से ऊपर कोई नहीं हो सकता। क्या वो सुपर संसद बनने की कोशिश में है सुप्रीम कोर्ट, या वो इस तरह से मिसाइल दागकर संसद की ताकतों को क्या वो कम कर सकते हैं, राष्ट्रपति की ताकतों को क्या वो कम कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जज जो है वो, उसका काम केवल न्यायपालिका को देखना है और कार्यपालिका के कार्य में वो उस तरह से दखल अंदाजी करना, ये ना तो संविधान के अनुकूल है और ना ही आज तक। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव हुआ है, लेकिन धनखड़ जो है वो अपने कायदे कानून को लेकर काफी सख्त रहते हैं। जब से वो राज्यसभा के सभापति बने हैं, कई मामलों पर वो अड़ गए हैं और आपने देखा होगा कि जब भी, क्योंकि विपक्ष लगातार विपक्ष की कोशिश रहती है कि सारे संसद की सारी कार्यवाही को रोककर नियम 276 के तहत वो बहुत से मुद्दे रोज लाते हैं। रोज कभी 21 नोटिस, कभी 15 नोटिस, कभी 40 नोटिस, लेकिन वो भी बहुत सफाई से उपराष्ट्रपति कह देते हैं कि ये जो आपके नोटिस है, ये कानून के अनुसार नहीं है, ये संसदीय नियमों के अनुसार नहीं है, इसलिए मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। और इसी को लेकर विपक्ष उनसे इतना नाराज हुआ था कि मॉनसून सेशन में विपक्ष ने उनको इम्पीच करने का एक नोटिस भी दे दिया था, लेकिन वो इम्पीचमेंट नोटिस ना तो स्वीकार किया गया और ना ही वो पारित तो हो ही नहीं सकता था, जबकि वो स्वीकार भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि नियमों को लेकर उपराष्ट्रपति बहुत सजग रहते हैं, बहुत सख्त रहते हैं। और उन्होंने जज ने जो फैसला दिया, जज ने जो अपनी निर्णय सुनाया, वो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की भूमिका पर इससे सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। और इनके, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग, उनकी ताकतों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में बिल्कुल एक अलग से व्याख्या है। तो इसलिए कोई भी अपनी सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता। और यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अपनी राय रखेगा या फैसले देगा, तो उससे न्यायपालिका पर सवाल खड़ा होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि ये वैधता जो है, ये संसद में लंबी बहस और मंथन के बाद जो विधेयक पारित होते हैं या जिसके ऊपर कानून बनता है, उसके बाद तो इसके ऊपर न्यायपालिका सवाल उठा नहीं सकती है। और अब उन्होंने एक और इसके साथ ही, क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा था और
बजट सत्र के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से जब अग्निशमन विभाग को नोटों की गड्डियां मिली और उन्होंने वहां जाकर आग बुझाई और अधजले नोट बरामद हुए, तो उस पर भी जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में अपनी अप्रसन्नता जाहिर की थी। और वो इसलिए कि वो खुद से तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन कांग्रेस के जो सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने बहुत सारे इंडी गठबंधन के सांसदों से एक रेजोल्यूशन पर साइन कराकर उपराष्ट्रपति को दिया था कि क्यों ना जस्टिस वर्मा को इम्पीच किया जाए। उनके घर से इतनी नकदी मिलना, इसके ऊपर उनकी न्यायपालिका के ऊपर भी सवालिया निशान है और जज की निष्पक्षता और उनके आचरण पर भी ये एक सवालिया निशान लगाता है। तो इस पर उन्होंने कहा था कि एक एथिक्स कमेटी बनाई जाए और इस पर विचार किया जाए, और उन्होंने इस पर सारे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। और मुझे लगता है कि इस मामले में वो काफी सख्त रहे थे। और अब भी जब पारदीवाला का जब ये निर्णय आया या फैसला या राय आई, तो इस पर उन्होंने कहा कि अब क्यों उन्होंने जब वर्मा के घर से नोट मिले तो उसके ऊपर भी उनको उसी तरह से फैसला लेना चाहिए था, और सुप्रीम उनकी भी एक एफआईआर दर्ज होना जरूरी था। उनके खिलाफ, जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना होना भी चिंता का एक विषय है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। अब हम बात करते, और उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उसका निर्णय कॉलेजियम करता है। ये कॉलेजियम जो है ये जजों का ही एक समूह है, वो जिसके नाम की सिफारिश करते हैं उसी को आगे जज बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी, वैसे तो सीनियरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कभी कभी सीनियरिटी को नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। और जगदीप धनखड़ जी के बारे में बहुत सी इस समय, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि जगदीप धनखड़ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि वो जिस संवैधानिक पद पर हैं उनको इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक ये बताना चाहती हूँ कि कानून के जगदीप धनखड़ बहुत बड़े जानकार हैं। चंद्रशेखर जी की मंत्रिमंडल में वो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो 3 साल वहां पर रहे हैं, और उनको हर तरह का अनुभव है। कोर्ट का अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव है, इंटरनेशनल कोर्ट का अनुभव है। तो इस समय ये जो बहस है, अब देखना ये होगा कि अंत में इस बहस का क्या अंत होगा और इसमें किसकी जीत होगी, न्यायपालिका की होगी या फिर कार्यपालिका की होगी। और इस समय एक और विशेष मुद्दा जो है जिसको लेकर, क्योंकि जो वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो कानून का रूप ले चुका है, जिसे उम्मीद नाम दिया गया है, उस पर चुनौती उसको दी गई है और उसकी एक सुनवाई हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक उस 1 हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार से, उसमें 2 मुद्दों पर जवाब मांगा है। एक है वक्फ बाय यूजर और दूसरा है कि नॉन मुस्लिम को किसी मुस्लिम संस्था में कैसे सदस्य बनाया जा सकता है, इसके बारे में सरकार बताए। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कानून को, वक्फ संशोधन के बाद जो नया वक्फ अधिनियम 2025 आया है, जिसको राष्ट्रपति मंजूरी दे चुकी है और 8 अप्रैल से जो लागू हो गया है, उसको रद्द करने की किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि अब आपको जो ये सब मैंने बताया, इसमें बहुत सी चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव तो बना ही हुआ है। 5 मई को फिर से वक्फ पर सुनवाई है, देखना होगा कि उसमें क्या होगा और केंद्र सरकार उसमें क्या जवाब देती है। मैं सनमार्ग के लिए सर्जना शर्मा। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।